नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी दिल्ली के रण में उतर गए, लेकिन उससे पहले क्या मोदी और शाह डर गए? आज इसी सवाल पर कुछ वीडियो एविडेंस के साथ हम चर्चा करेंगे। सीलमपुर में राहुल गांधी की आज रैली। उस रैली में समय से पहले ही मैदान में जो कुर्सियां लगी थी वहां पर लोगों का जमावड़ा होने लगा, भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब आप सोचिए, जब भीड़ इकट्ठा हो गई हो, कुर्सियों पर अपनी अपनी जगह ले ली हो, उस दौर में जब मोदी की रैलियों में 80% कुर्सियां खाली नजर आती हैं, उस दौर में दिल्ली पुलिस कुर्सियों से लोगों को उठाने लगे और कहे चलो मैदान के बाहर, दोबारा से एंट्री होगी। आखिर ये सब हुआ क्या? क्या राहुल गांधी से इतना डरे हुए हैं कि राजीव कुमार, उसके बाद सीएजी, उसके बाद बाकी अदालत में जिस तरीके के फैसले या टिप्पणियां हो रही हैं वो सब कुछ एक तरफ, न्यायपालिका को भी अलग नहीं रख सकते ना। अब उसके बाद रैली ही ना होने दिया जाए, फिर चुनाव ही क्यों होने दिया जाए? भाई चुनाव ही खत्म करो। अगर रैली में लोग ना आ पाए, उसमें अड़ंगा डालना है। जरा मैं कुछ हमारे जो साथी हैं उनको जोड़ लेते हैं हम, और फिर मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। हमारे साथ संतोष है, न्यूज लॉन्चर टीम के हमारे साथी हैं, हमारे साथ अभिषेक है, दोनों। पहले आप दोनों को मैं कुछ दिखाता हूं। ट्वीट देखिए, ये पत्रकार का ही ट्वीट है, वो ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम। देखिए, सीलमपुर में आज राहुल गांधी की सभा है। सभा से घंटों पहले भीड़ का भारी जमावड़ा हो गया, फिर दिल्ली पुलिस ने भीड़ को बाहर निकाल दिया कि बिना सुरक्षा जांच के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब भीड़ सड़क पर है, यह काम पहले भी किया जा सकता था, हटा दीजिए। सुरक्षा का हवाला देकर के हटाया। सुरक्षा तो जरूरी है, सुरक्षा के बारे में चिंतित है दिल्ली पुलिस, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सुरक्षा ऐसा तो है नहीं कि जब भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, कुर्सियां लग गई, तब दिल्ली पुलिस को पता चला कि राहुल गांधी की रैली है। ऐसा तो था नहीं। पहले रैली की परमिशन होती है, चुनाव में तो बिना परमिशन के कुछ भी नहीं होता। पहले परमिशन हुई होगी, परमिशन के लिए सारे जो है पहले एलआईयू से लेकर के सब कुछ ओके होता है, फाइल से लेकर के और हेल्थ मेडिकल तक सब ओके होता है। ग्राउंड की कैपेसिटी, कितनी कुर्सियां आएंगी, संभावित भीड़ क्या है, सब लिख के देना पड़ता है। कई परमिशन मैंने खुद करवाए हैं। अब उसके बाद जब वहां भीड़ पहुंच जाती है, तब ये शुरू होता है कि भैया सिक्योरिटी चेक, चलो बाहर एक एक की जांच करके अंदर आएंगे। जरा मैं वीडियो दिखा देता हूं। अभी ये ट्वीट था, लेकिन वीडियो, कंट्रोल रूम वीडियो दिखा दीजिए। राहुल गांधी की सुरक्षा महत्वपूर्ण निसंदेह है, लेकिन आज यहाँ सीलमपुर में सभा थी और भारी भीड़ आ चुकी थी, बैठ चुकी थी। अभी उस भीड़ को वापस निकलना पड़ रहा है। इनका, पुलिस का कहना है कि सुरक्षा जांच के बाद ही हम अंदर प्रवेश करने दे सकते हैं। तो पब्लिक जो है एक बार बाहर निकल रही है अभी, और उसके बाद सुरक्षा जांच के बाद फिर आएगी। अगर दिल्ली पुलिस ने यह काम पहले कर लिया होता तो ज्यादा आसान हो सकता था कि ये पब्लिक को निकाला जा रहा है। पब्लिक अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी तादाद में राहुल जी के इस्तेमाल के लिए जाफराबाद, सीलमपुर के तो तमाम जगह के लोग आए हुए हैं, और ये बाहर जाने के बाद पब्लिक अंदर नहीं रही है, समझे ना। अच्छा, तो आप लोगों से क्या कहा गया? जांच कराई जाएगी क्या? जांच कराई जाती है, 5:30 बजे का टाइम है। ये तो पहले ही करा लेना चाहिए। संभवतः इसीलिए संतोष, जो राहुल की सभा का टाइम था, डिले भी हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है ये खबर राहुल तक गई होगी। उसके बाद राहुल ने चलो भाई आज जितना चेकिंग करवाना है दिल्ली पुलिस को करवा लो, तभी करते हैं जनसभा, तभी रैली करते हैं। पहले दिल्ली आपने कवर किया है, दिल्ली की विधानसभाओं की भी राजनीति को आपने देखा है, समझा है संतोष। ये मतलब ये विचित्र स्थिति हमने बहुत सारे देखे अब तक, खलल कि परमिशन नहीं देंगे। हेलीकॉप्टर, झारखंड में कई मामले आए थे, हेलीकॉप्टर उड़ने को नहीं दिया। हेलीकॉप्टर पे जब बैठे एक दिन में, जब चुनावी प्रचार के आखिरी दौर था, तो हेलीकॉप्टर में बैठी जब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, तो 2 रैली के बाद तीसरे के लिए उड़ने नहीं दिया गया। राहुल गांधी मौजूद थे देवघर में, देवघर के पास। उसी दिन बिहार में कार्यक्रम रख लिया मोदी जी ने,
अब कहा कि वापसी देवघर एयरपोर्ट से होगी तो राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर में ही बैठा करके 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहना पड़ा, उड़ने नहीं दिया। ये तमाम रास्ते थे। अब क्या ये नया रास्ता है? पहले से होना चाहिए ना, आपका पुलिस की तैनाती, सिपाही की तैनाती वहां पहले से होगा ना। ये क्या नया ड्रामा क्या है संतोष? हेलीकॉप्टर वाला रूट होता तो शायद वो आशीष जी देखिए, अगर ये हेलीकॉप्टर वाला रूट होता तो शायद हेलीकॉप्टर वाली ही रोक इस पर भी लगाई जाती। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहा कि एक बार सर्च करके देखूं कि आजकल राहुल गांधी के पास सुरक्षा व्यवस्था कौन सी है, क्योंकि एसपीजी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो तो मोदी सरकार ने वापस दी ली। तो मेरे पास एक रिपोर्ट आई, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है, तारीख बता देता हूं अपने दर्शकों को, 28 अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, यानी बहुत ज्यादा पुरानी वो रिपोर्ट है नहीं। इसमें क्या कहा गया है कि राहुल गांधी को जो सुरक्षा दी गई है उस सुरक्षा में ASL कवर भी मिला हुआ है। अब इसको लेकर मैं आगे बता दूं कि ASL कवर क्या होता है। इसमें राहुल गांधी के पास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था है, ASL कवर मिला हुआ है। और ASL कवर अभी कुछ दिन पहले आया था कि मोहन भागवत को भी ASL कवर दिया गया था, हालांकि उनको सीआईएसएफ का कवर दिया गया था। और इसमें प्रोटोकॉल मैं बताता हूं, इसमें प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी किसी वीआईपी को जिसको ASL की सिक्योरिटी मिली हो, चाहे वो एसपीजी की मिली हो या सीआईएसएफ की मिली हो या सीआरपीएफ की मिली हो, तो वहां पर पहले से उसका रिहर्सल किया जाएगा। यानी उस सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को अगर वहां जाना है तो वहां सुरक्षा व्यवस्था का पूरा रिहर्सल किया जाएगा, प्रोटोकॉल का पूरा रिहर्सल किया जाएगा। उसके जो सुरक्षा में जो लगे हुए अधिकारी हैं वो स्थानीय पुलिस के साथ, क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस का मसला है, तो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके वो रिहर्सल करेंगे, एडवांस टीम वहां जाएगी। अब पता नहीं कि अगर राहुल गांधी की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगे हैं, उनके जवानों की संख्या अगर कम हो गई हो कि नहीं अब एडवांस रिहर्सल नहीं किया जा सकता, या दिल्ली पुलिस के जवानों की बात की जाए तो अब बात दूसरी है। बहाना तो आएगा, बहाना कुछ इसी तरह का आएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बहाना आएगा जो मेरे आपके या शायद दिल्ली की जनता के गले नहीं उतरेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीलमपुर का महत्व क्या है, हमें ये समझना होगा, और दिल्ली का महत्व क्या है, हमें ये समझना होगा। कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4.5% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला था। हम लोग ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से मुसलमान वापस आ रहा है, सीलमपुर की जो विधानसभा है 55 से 60% के लगभग मुस्लिम मतदाता है, तो यहां से राहुल गांधी की शुरुआत करना, यानी मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाता अगर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ पत्रकार जो चुनिंदा पत्रकार है या गोदी मीडिया के पत्रकार कह लीजिए, वो कह रहे नहीं त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा का फायदा होगा, ऐसा होगा नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष में अगर कांग्रेस 12, 13, 14% के आसपास पहुंचेगी और मुसलमान अगर कांग्रेस के साथ चला जाएगा तो फिर उसी तरह की हंग असेंबली आ सकती है जैसे कि 2013 में आया था। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। सिक्योरिटी के नॉर्म्स तोड़े गए, सिक्योरिटी के परंपराओं का उल्लंघन किया गया। जवाबदेही निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की भी है, जवाबदेही निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की भी है, और जवाबदेही निश्चित तौर पर जो एजेंसी राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान कर रही है उनकी भी है। और स्टैंडर्ड की बात तो छोड़ दीजिए, हम और आप लगातार बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी जितने निम्न से निम्न स्तर पर जा सकती है चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, वो तमाम चीजें वो करती हुई नजर आ रही है। और उसकी एक वानगी आज सीलमपुर की रैली, यानी रैली शुरू होने से पहले जो देखने को मिली, जबकि तमाम जो चुनावी गणित है या तमाम रैलियां, कोई नरेंद्र मोदी आसमान से तो उतरे नहीं है, अमित शाह तो आसमान से उतरे नहीं है, बहुत सारी रैलियों को मैनेज किया है। वो जानते हैं कि भीड़ अगर एक बार अंदर घुस जाए और उसके बाद अगर आप उनको निकालते हैं, अंदर चले जाने के बाद तो नेताओं की पूरी कोशिश इस बात की होती है कि भीड़ मैदान छोड़कर तब तक ना जाए जब तक कि उनका सबसे बड़ा नेता या उनका स्टार प्रचारक उस मैदान में अपना भाषण ना दे दे। जानबूझकर निकाला गया, निकालने के बाद बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाएंगे, फिर राहुल गांधी के भाषण का पीछे की कुर्सियों का वीडियो वायरल किया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी की जनसभा में भीड़ नहीं पहुंची। लोग कांग्रेस को, भाजपा की, आम आदमी पार्टी अगर कई बार कहती है कि नहीं कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है, यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने आपकी एक तरह से मदद कर दी है, क्योंकि सीलमपुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। उम्मीदवारों का एक तरह से अदलैन बदलैन नहीं होता है, हमारे गांव देहात में कहा जाता है, ठीक उसी तरह का हुआ है। जो आम आदमी पार्टी से जो विधायक थे वो उनको टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में आ गए हैं, और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे मतीन अहमद, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, तो उनके बेटे को केजरीवाल ने टिकट दे दिया है। तो उम्मीदवारों का अदलैन बदलैन हुआ है। मुस्लिम मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, और सीलमपुर की जो विधानसभा है वो दिल्ली में जो 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा है जो मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली विधानसभा है,
उसका एक छोटा सा प्रतिरूप या प्रतिबिंब मान सकते हैं। सीलमपुर से जो आवाज निकलती तो पूरे दिल्ली में अल्पसंख्यक वोटों में एक तरह से एकजुटता आती, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीता था, देखा था। तो ये कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि निचले स्तर पर जाकर किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित होने जा रहा है। जी आशीष जी। सेल्फ गोल होगा ही। मैं अभिषेक से थोड़ा अलग मसला समझूंगा। एक तो ये मसला की भीड़ को निकाला, ये डर घबराहट क्या है, उसको अभी किनारे रखते हैं। क्या ये सिक्योरिटी को लेकर के राहुल की सिक्योरिटी से भी नहीं खिलवाड़ है? जब आप ये कह रहे हो वो भीड़ घुस चुकी थी, उस भीड़ में मैं एक मतलब थोड़ा सा हाइपर करता हूं, थोड़ा अतिशयोक्ति टाइप की बातें। कुर्सी के नीचे ही कोई छिपा हो, एक एक कुर्सी अब चेक होगा। आप पहले ही क्यों नहीं पूरा उसको सील किए, जिस इलाके में रैली है, फिर एक एक की जांच करके अंदर घुसाए क्यों नहीं? रैली का टाइम हो गया तो आप बाहर निकालने लगे लोगों को। ये क्या राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ है? और जब खिलवाड़ हो गया तो फिर उसके बाद और उस रैली में कहते ना कि रायता फैला देना, रैली में रायता फैला दो तो अंदर का बाहर, बाहर का अंदर कर दो सबको, उठो उठो निकलो निकलो टाइप। देखिए आशीष जी, दरअसल विपक्ष के नेता की लोकप्रियता जनता के सामने ना आए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल आजकल बना हुआ है। और आजकल तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो दरअसल बात वहीं तक नहीं है। किसी न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन की सरकार हर वक्त सत्ता में होती है, लेकिन याद रखिए, सरकार और दल के बीच में एक सीमा रेखा होती है। दल एक संगठन का काम करता है, गठबंधन एक संगठन का काम करता है। सत्ता चलाने वाले लोग चलाते हैं और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन के बीच का फर्क होता है, एकदम अलग होता है। मौजूदा सत्ता व्यवस्था इसको एकदम खत्म कर देना चाहती है, इस फर्क को। और कैसे खत्म कर देना चाहती है, उसी का उदाहरण आपने देखा। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण तो किसी दूसरे की सुरक्षा नहीं हो सकती है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण तो किसी दूसरे की सुरक्षा नहीं हो सकती है। वैसे देखा जाए तो इस देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। लेकिन हम सब ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह की सभा में कोरोना की प्रचंड लहर के दरमियान ओ सफेद कपड़ा, मतलब इतनी बड़ी भीड़ और उसमें एक एक आदमी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब वहां सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होता है, जबकि उस राज्य की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की इनका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, दिल्ली का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता भी नहीं। अब जरा देखिए, प्रधानमंत्री की सभा में, नरेंद्र मोदी की सभा में क्या कभी सुना कि आपने किसी को रोका गया हो सिर्फ सुरक्षा जांच के नाम पर कि आप नहीं जा सकते? ये सब चीजें दरअसल आप देख लीजिए, एक ही चीज है। और इसके पीछे मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए दिल्ली के चुनाव में एक बात तो दिख रही है, आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं पिछली बार से भी खराब हो सकती है। 8 सीटें मिल गई थी विपक्ष का दर्जा, कहीं 2015 वाली स्थिति ना हो जाए। लेकिन अगर दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। बीजेपी हर स्टेट में अलग स्ट्रेटजी पर चलती है। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले के नाम से बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। सपा बसपा दोनों अगर मजबूती से चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के पास तीसरी पायदान के सिवा कोई दूसरी जगह है ही नहीं। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति को देखिए, दिल्ली की परिस्थिति में बीजेपी को ट्रायंगुलर फाइट चाहिए। राहुल गांधी वाला ये मुद्दा लोगों के बीच में जाए, हल्ला हो कि रोका गया, जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रति भी एक, हालांकि देखिए जनता का फैसला है किसी पार्टी के पक्ष में जाए, लेकिन दिल्ली में एकदम क्लियर है कि कांग्रेस और आप के बीच में अगर थोड़ा भी वोट का डेविएशन इधर से उधर होता है, थोड़ा भी सिंपैथी फैक्टर राहुल गांधी के प्रति जगता है, तो फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आप इस चीज को भी देखिए, दिल्ली के चुनाव में तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है कि हल्ला तो करेंगे लोग, ऐसे क्यों, हम लोग भी कह रहे हैं ना, स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए। लेकिन इस हकीकत को भी हमें दर्शकों के सामने रखना चाहिए कि एक एक चीज जहां राजनीति से प्रेरित हो रही है, तो भी फिर भला ये कैसे मान लिया जाए कि ये घटना राजनीति से प्रेरित नहीं है? निश्चित तौर पर यह राजनीति से प्रेरित घटना है, इस बात को। और आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सीधे मुकाबले का बीजेपी ने फायदा ले लिया। बसपा के वोटर्स को पहले लाभार्थी बनाया, वही लाभार्थी बना वोटर जब संविधान बचाओ की चेतना में उस कम्युनिटी कॉन्शसनेस पर वापस आ गया तो बीजेपी को नुकसान हुआ। फिर अब अगर बीजेपी को ये लग जाएगा उत्तर प्रदेश में
कि भाई ये संविधान बचाओ वाला मुद्दा ये विधानसभा में भी चल जाएगा, तो फिर आप देखिएगा बहुजन समाज पार्टी को ही एक्टिव किया जाएगा या एक्टिव होने पर मजबूर किया जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि एक तरफ जाओ, तब त्रिकोणात्मक की सूरत बनाओ ताकि कुछ सीटों पर तो इज्जत बचे। देखिए आज की तारीख में दिल्ली में चुनाव है, चुनाव को लेकर अभी क्या चल रहा है, शीश महल, हवा महल, 10 तरह की बातें आप कर रहे हैं। स्वाभाविक है 10 साल की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जनता को सवाल पूछना चाहिए, निश्चित तौर पर पूछना चाहिए, विपक्ष को भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सवाल कौन पूछ रहा है? दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में ना तो जमीनें दिल्ली सरकार के पास है, वो डीडीए की है, डीडीए भारत सरकार के हाथ में है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में प्रशासन, पुलिस, सब कुछ भारत सरकार के हाथ में है। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के मामले में भी अब एलजी और चीफ सेक्रेटरी मिलकर राज्य की विधानसभा के खिलाफ भी 2-1 का बहुमत बना लेते हैं अध्यादेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया उसे अध्यादेश के माध्यम से फिर से कर्टेल कर दिया है। तो सवाल यह है कि दिल्ली में कुछ भी होता है तो 2/3 जिम्मेदारी दिल्ली केंद्र सरकार की बनती है, 1/3 जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की बनती है, ये ध्यान रखिए। अब कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे फैक्टर के रूप में सामने लाना जिसमें 15% का अंतर था, 38.5 और 53.5 पिछले विधानसभा चुनाव का वोटिंग परसेंटेज था। कांग्रेस के पास 4.83 वोट थे, 4.83%। अब ये 15% का मार्जिन कैसे पटेगा? ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला तबका चला गया उधर। पिछली बार सिखों के वोट ठीक ठाक संख्या में कुछ भाजपा उम्मीदवारों को मिले थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर जिस प्रकार का मामला सामने आया, जिस प्रकार से राजघाट पर वीवीआईपी वाली जगह न देकर के निगम बोध घाट भेजा गया, उसके बाद बीजेपी को उन वोटों से भी अब जो मिला बचा कुचा वोट उससे भी हाथ धोना पड़ रहा है। गृह मंत्री का बयान आ गया बाबा साहब के ऊपर संसद में, कितनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब उसके बाद देखिए बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी मुद्दा है ही, और 8वां वेतन आयोग नहीं आना कर्मचारियों, पेंशनरों और रिटायर्ड कर्मचारियों, इन सब के लिए मुद्दा है। तो सवाल यह है कि आपको वोट देने वाला तबका तो बीजेपी की तरफ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि 4% से बढ़कर 4.5% से बढ़कर 20% तक जाती है कि राहुल गांधी के प्रति कोई इस मुद्दे को कांग्रेस जितना भुनाएगी उतना आक्रोशित तबका जो देखिए आपको वोट देने वाले तबके में एक बात ध्यान रखिए, एक बड़ा तबका ये है जो विकल्पहीनता के अभाव में आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी से खुश होकर के वोट दे रहा है। खुश होने वाले वोटर की तादाद 20% है, लेकिन जो बाकी 30-35% वोटर है वो भाजपा के सामने देख रहे कोई विकल्प नहीं है तो आपको जिताओ। उस वोटर के बीच में राहुल गांधी के मुद्दे पर एग्रेसिवनेस आया, डेमोक्रेटिक एग्रेसिवनेस, और फिर वो कांग्रेस पार्टी 4-4.5% से 20-22% तक जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को जो 38.5% वोट मिले थे विधानसभा में, उसके सहारे वो वैतरणी पार कर सके। ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, चाहे जिस तरह से हो दिल्ली को ट्रायंगुलर बनाया जाए। ठीक है, ये इसी पे जरा एक बात और है इसमें आशीष जी, इसमें एक बात और है कि अगर कांग्रेस मान लीजिए कि 20% के आसपास पहुंचती दिखाई देगी तो फिर आप मान के चलिए कि जो फ्लोटिंग वोट हम कहते हैं ना 5 से 7%, अगर 20% कांग्रेस पहुंच रही है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वो 30 से ज्यादा विधायक लेके आएगी, क्योंकि फिर जो फ्लोटिंग 5-7% वोटर है उनको आज भी शीला दीक्षित का जमाना याद है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में वोट डालने नहीं गए थे। कांग्रेस की आज की जो लड़ाई है वो 5 से 15% तक पहुंचने की लड़ाई है, और जैसे अभिषेक भाई कह रहे हैं कि अगर वो 20% कांग्रेस पहुंच गई तो फिर कांग्रेस सरकार बनाने की हालत में पहुंच जाएगी। लेकिन एक और सिक्योरिटी की बात जो अभिषेक जी कह रहे थे तो मुझे अचानक याद आ गया, वो मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का एक सेट पैटर्न देखते होंगे। सेट पैटर्न क्या होता है कि कोई एक आदमी चढ़ रहा होगा, कोई पेड़ पे चढ़ रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, प्रधानमंत्री, वो आदमी नहीं दिखेगा आपको, प्रधानमंत्री मंच से कहते हो अरे उतर जाओ भाई, गिर जाओगे, टूट जाएगा, गिर जाएगा। और फिर कोई एक बच्ची आती है, छोटी सी बच्चा आता है छोटा सा, कोई पेंटिंग लेके आ जाएगा, कोई तस्वीर लेके आ जाएगा, प्रधानमंत्री उसको मंच पे बुला लेंगे। और बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन दर्शकों को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री बिना एसपीजी की जांच के, बिना डॉक्टरों के जांच के पानी तक नहीं पी सकते हैं। ये किसी से पेंटिंग लेना, किसी को मंच पर बुला लेना, यहां तक कि उनके मंच पे भी जो नेता मौजूद होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, यहां तक कि उम्मीदवार हो, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद ही उनको मंच पर जाने दिया जाता है। और वो पहले मंच पर पहुंचते हैं चेकिंग होने के बाद, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री के साथ जिन 1-2 लोगों को, संगठन के लोगों को आना होता है, उनकी भी चेकिंग या तो हेलीकॉप्टर
हेलीपैड पे हो जाती है या सभा स्थल के पीछे जो एक ग्रीन रूम बना होता है वहां चेकिंग हो जाती है। तो प्रधानमंत्री तो कुछ भी ले सकते हैं, पेंटिंग भी ले सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि एसपीजी चेक करने के बाद ही ऊपर भेजती है, लेकिन चलिए मान लिया कि अचानक से कोई बच्चा आ गया, प्रधानमंत्री को अच्छा लग गया, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं 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 ले आओ, मंच पे ले आओ, मंच पे ले आओ। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है कि आपने पूरा का पूरा जो है वो सभा स्थल खाली करवा दिया, लोगों को बाहर निकाल दिया, वैसे दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, पता नहीं राहुल गांधी के साथ खड़े हैं या आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात होती ना कि कई बार आप सामने वाले को बहुत कमजोर आंक लेते हो। एक जमाना था जो इंदिरा गांधी ने बाला साहब ठाकरे को इतना कमजोर आंक लिया था, बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर कर दिया था। एक जमाना वो भी था जब संघ और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कमजोर आंक लिया था। अरविंद केजरीवाल ने वो हालत कर दी है कि कांग्रेस तो बार बार जीरो पे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का सूखा है दिल्ली विधानसभा में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर वाकई बीजेपी जो एक चाल है अगर कि चलो राहुल गांधी कमजोर है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये 12-13%, लेकिन अगर 12-13% की पार्टी 15%, 20% के आसपास पहुंच जाती है तो फिर भाजपा के लिए एक बार फिर से वनवास के दिन आने वाले हैं, क्योंकि या तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होगी, क्योंकि दोनों लोग नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। बिल्कुल। और कुल मिला जुला करके समझने की बात यह है, मैं जो कह रहा हूं बार बार, अगर सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का हवाला देते हैं तो फिर ये सीधा सीधा एकदम मामला बिल्कुल क्लियर है कि सिक्योरिटी ब्रीच है, राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ की गई। अगर सुरक्षा का हवाला देते हैं, अगर सुरक्षा का हवाला नहीं देके कोई और बहाना करते हैं तो ये साफ है कि राहुल गांधी की रैली में ये सरकारी खलल डालने की कोशिश हुई है। इसके सिवाय तीसरा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता है। रही बात सरकार किसकी बनेगी, तो केजरीवाल कांग्रेस या भाजपा, शीला दीक्षित वाली कांग्रेस को निपटाया कांग्रेसियों ने। कांग्रेस तो अपनी कांग्रेस को निपटाने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं होती, कभी नहीं। कांग्रेस खुद को निपटाने में सक्षम है। अगर इस देश में आत्मनिर्भर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो सिर्फ कांग्रेस है जो खुद को निपटाने में सक्षम है, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुकी है, मोदी जी के रास्ते पर जा चुकी है। केजरीवाल की बात रही तो केजरीवाल के लिए भी हम तो भाई समान रूप से सबकी गाली खाना चाहते हैं। केजरीवाल भी वही है, 500 स्कूल बनाने का दावा किए थे और 39 या 40 बनाए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के उस नफरती राजनीति से थोड़ा सा अलग नजर आते हैं। एक बात और है आशीष जी, आशीष जी एक बात और है, आपने स्कूल की बात कर रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं लगातार ये कहता हूं दर्शकों से कि आप ये गोदी मीडिया, विज्ञापन, इन सब चीजों के जाल में मत फंसिए। आप अपनी ही कॉलोनी के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए और सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि भाई साइंस और मैथ के टीचर हैं वहां की नहीं है। 11वीं और 12वीं में साइंस साइड की, जो आप कहते हैं ना कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, क्या साइंस साइड की पढ़ाई उनके इलाके के सरकारी स्कूल में 11वीं 12वीं में होती है कि नहीं होती? टीचर है नहीं। डीटीसी बसें फ्री में सुविधा दे रखी है महिलाओं को, लेकिन डीटीसी बसें गायब हो गई हैं। हालत ये हो गई है आशीष जी कि जिसका टायर तक पंचर हो जाता है या खराब हो जाता है ना, डीटीसी के पास अपनी बसों का टायर बदलवाने तक का पैसा नहीं है। जो बसें खराब हो जाती है वो डिपो में जाके पड़ी हुई है। तो ये मुफ्त की रेवड़ी का अपना एक अलग दूसरा असर है। लेकिन खैर, चूंकि बीजेपी उस तरफ जा नहीं रही है, कांग्रेस अभी कमजोर है, अपने को निपटाने में लगी हुई है। शीला दीक्षित जिस दिन 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था, मैं नई दिल्ली की विधानसभा में कई बूथों पे गया। 3-3:15 बजे कांग्रेस के बूथ एजेंटों ने, पोलिंग एजेंटों ने अपना जो पोलिंग बूथ था उसको छोड़ दिया था। कांग्रेस का वो कौन सा बड़ा नेता था जिसने ये आदेश दिया था जिलाध्यक्ष को कह के या कांग्रेस के किसी नेता को कह के कि भाई अपने एजेंटों को बुला लो? अगर कांग्रेस कभी खोजबीन करेगी, राहुल गांधी कभी खोजबीन करेंगे तो आस्तीन में 1-2 नहीं बहुत सारे सांप मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिक्कत है कि राहुल गांधी खोजबीन करते ही नहीं है। सब सांप ही है, वही बात हम कहते हैं। और रही बात, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो मामला बड़ा रोचक हो जाएगा, बहुत रोचक हो जाएगा। ये जो 38-38.5% है, अभी अभिषेक जी ने जो आंकड़े रखे, उन आंकड़ों में भी तब्दीली आएगी। 38.5% पे ही भाजपा नहीं रुकेगी कि सब आम आदमी पार्टी से माइनस होगा। कांग्रेस का सर्वाइवल बीजेपी के वोटों में भी क्षरण करेगा, वहां भी डेंट करेगा, उनका भी परसेंटेज नीचे आएगा। अब वो जितना पर रुक जाएगा, उसके बाद मान लीजिए कि फिर जितने पे रुक गया, मान लिया 20%, 22% पे भाजपा, तो वो 22% फिर कोई नहीं हटा सकता, वो तो रहेगा। क्योंकि वो इस फॉर्मूले पर है कि देश नहीं मोदी फर्स्ट, नेशन नहीं मोदी फर्स्ट। वो मोदी फर्स्ट वाले लोग होंगे, उनको तो आप उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। खैर, राहुल की चाहे सिक्योरिटी बीच हो, चाहे रैली से डर हो,
राजनीति इस रास्ते पर जानी ठीक नहीं है, देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, दोनों के लिए। हमें इजाजत दीजिए। दिल्ली में अब चुनावी थोड़ी सरगर्मी बढ़ी है, तब अब दिल्ली की चुनावी खबरें हम आप तक पहुंचाना भी शुरू कर दिए हैं। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।